हाय गाइस, वेलकम टू फोक ग्लोबल टीवी। फोक ग्लोबल टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक वीडियो। इस वीडियो में हम रिव्यू कह सकते हैं और पूरी देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें कुछ मैसेजेस भी हैं जिन्हें मैं लाना चाहती हूँ सबके सामने। और बता दूँ कि इसमें जो मैंने रिव्यू जिस वीडियो का होने वाला है वो है उत्तराखंड के मशहूर सिंगर किशन महिपाल जी का इंटरव्यू पे ये रिव्यू है, जो कि करीब आई थिंक 8 महीने पहले लिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये रिव्यू देखेंगे तो आप इनमें से कोई 3 कैटेगरीज होंगे। पहला, या तो आप किशन सर जी के फ़ैन हैं। दूसरा, आप उत्तराखंड म्यूज़िक इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं। और तीसरा, अगर आप सिंपल म्यूज़िक लवर हैं और म्यूज़िक में अपना नाम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये आ जाए और एक और चीज़, लड़िया तुए देख की ओंदी मनुमा तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्मा। ऐसा कभी मेरे अंदर कोई ऐसा पैशन नहीं आया कि मुझे संगीत करना ही करना है या मुझे एक सिंगर बनना है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है गाने का। और रही बात संस्कृति विभाग, जो जिसको ये जिम्मा दिया गया संस्कृति विभाग को कि आप कलाकारों का, वो शोषण कर रही है कलाकारों का। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट रीता बिस्ट और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हॉलीवुड न्यूज में। और आज हॉलीवुड न्यूज शो में मैं आज आपको रूबरू करवाने वाली हूं उनसे जिनकी आवाज में खनक है, मिठास है, आनंद है और अपनापन है, जिन्होंने उत्तराखंड के पारंपरिक और स्थानीय लोकगीतों को अपनी आवाज के जरिए एक नई पहचान दी। साथ ही जिन्होंने फोक और वेस्टर्न को मिलाकर एक ऐसा जलवा बिखेरा जिसके बूते वो उत्तराखंड फिल्म संगीत जगत में एक अलग ही पहचान रखते हैं। फ्योल लड़िया की लेटेस्ट वर्जन को गाकर जिन्होंने माइलस्टोन सेट करके एक इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सुप्रसिद्ध गायक किशन महिपाल जी के बारे में, जो आज इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और अभी हम उनके घर पर हैं। तो चलिए उन्हें थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। किशन महिपाल सर बहुत बड़े उत्तराखंड के गायक हैं। उन्होंने फ्यूलड़िया जैसे, ओस चाली हो जैसे कई सुपरहिट सॉन्ग्स उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री को दिए हैं। तो सबसे पहले तो किशन महिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉलीवुड न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। तो सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ और दिख भी रहूँगा आपको तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, और साथ ही अपनी एजुकेशन के बारे में भी। मैं चमोली ज़िले का रहने वाला हूँ और चमोली ज़िले में बद्रीनाथ तो नाम सुना होगा आपने। तो बद्रीनाथ के पास में एक गांव है इंद्रधारा, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और हम लोगों का एक ऐसा डिफ़िकल्ट वो है रहन सहन कि हम लोग 6 महीने बद्रीनाथ रहते हैं और 6 महीने हम लोग गोपेश्वर आते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं तो हम लोग वहाँ पे रहते हैं, हमारी खेती बाड़ी है वहाँ पे। और जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो हम लोग गोपेश्वर आते हैं 6 महीने के, क्योंकि वहाँ पे सिविलियंस अलाउ नहीं है। वहाँ पे केवल आर्मी और ITBP फोर्स रहती है, क्योंकि वो चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है। इंडिया का लास्ट विलेज है माणा, तो इस वजह से वहाँ पे हम लोग फिर 6 महीने नीचे आते हैं। और बाकी जो एजुकेशन होता है, हम पूरे गांव वालों का या पूरे समाज का जो बद्रीनाथ में रहते हैं उन लोगों का एजुकेशन सारा गोपेश्वर में ही होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई स्कूल वगैरह कुछ है नहीं। बहुत पहले हुआ करता था, हम लोग पैदा नहीं हुए थे तो उस टाइम पे हमारे मम्मी पापा कहते थे कि कोई स्कूल था, हम लोग पढ़ते थे कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं तक। और फिर अब तो स्कूल है ही नहीं, अब तो बस गोपेश्वर ही है और हम लोग यहाँ किराए पे रहते थे गोपेश्वर। दोस्तों, इस बारे में मैं कहना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन तो नहीं, पर पहले की जितनी भी हमारे जनरेशन से पहले के जो लोग रहे हैं, हमारे मम्मी पापा और हमारे दादा दादी के टाइम और उससे भी पहले,
तो तब की लाइफस्टाइल और अब की लाइफस्टाइल में बहुत अंतर आ गया है। हम लोग को चीज़ें जहाँ इतनी आसानी से मिल जाती है, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। में और क्योंकि गांव हमारा पैदल था बहुत नीचे, वहाँ रहना बहुत बड़ा मुश्किल था क्योंकि गांव वाले कोई रहते नहीं थे, तो हमें डर लगता था गांव में। किराए पे हमने हाई स्कूल किया, वहीं से इंटर किया, वहीं से पीजी, मैं बीकॉम किया, बीकॉम के बाद मैंने एमकॉम किया, एमकॉम के बाद मैंने एमए किया इकोनॉमिक्स से, और इतनी मैंने ली तालीम। और उसके बाद संगीत का बड़ा शौक था, लेकिन संगीत सीख नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे ना हमारे गांव में कोई ऐसा था माणा में, और ना ही गोपेश्वर में। गोपेश्वर क्या, देहरादून से ऊपर कोई संगीत की कोई एकेडमी नहीं थी, ना कोई सिखाने वाला था। तो हम लोग और हमारे पास इतनी आर्थिक, तो हम लोग कि मतलब ऐसे शहरों में जाके हम लोग तालीम लें, तो इतने हमारी वो हैसियत नहीं थी। तो मतलब आपको जो बचपन से ही जो है संगीत का शौक रहा है? हाँ, मतलब संगीत का शौक तो हम लोग जिस वैली से बिलोंग करते हैं, भोटिया वैली, उनके खून में ही एक खुशबू है, एक सांस्कृतिक का परिवेश है, रहन सहन, खान पान, परंपरा, धरोहर, ये सब चीज को लेके तो हमारे अंदर भी गाने का एक ललक था, डांस करने का एक ललक था। एक्टिंग हमने सीखी है वहाँ पे, थिएटर हमने काफ़ी थिएटर करे वहाँ पे, एनएसडी के काफ़ी कितने थिएटर करे हमने, एनएसडी में जाके परफॉर्म भी किया। और गोपेश्वर में थे कुछ, एक संस्था थी आक्रोश। एनएसडी गाइस आपको पता होगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। एक्टिंग के लिए अगर आप रुचि रखते हैं तो एनएसडी इज़ अ प्लेस फॉर ऑल द पीपल जो एक्टिंग करना चाहते हैं। और अक्षय नाट्य संस्था ये लोग कराते थे वहाँ पे। एनएसडी के बच्चे आते थे जो गोपेश्वर में रहते हैं, वो लोग आज कई लोग फिल्मों में, जगत रावत, जगत गेरवाला, बहुत सारे लोग फिल्मों में काम कर रहे हैं, सीरियल्स में काम कर रहे हैं, वो लोग आते थे और हमें सिखाते थे। हम लोग थिएटर करते थे, फिर हम म्यूजिक के लिए अपने आप ऐसे ही सीखते थे। स्कूल में गाते गाते पहुँच गए, फिर एनुअल फंक्शन से हम लोग गाने लड़कों ने कहा जी अच्छा गाते हैं, तो फिर शौक तो होगा। सर ने अपनी जर्नी को बताया कि एक एज ए इंडिविजुअल वो कैसे ग्रो करे। लाइक जब वो स्कूल में थे तो उन्होंने स्कूल में गाना, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली। जी जी, तो ये जो गायन का जो क्षेत्र में जो आपका ये कदम कैसे शुरू हुआ, सफ़र कैसे शुरू हुआ कि ये जो आपका जो शौक था वो कैसे एक पैशन बन गया, एक जुनून बन गया कि बस अब तो करना ही है और इसी क्षेत्र में आपको आगे जाना है, नाम कमाना है? ऐसा कभी मेरे अंदर कोई ऐसा पैशन नहीं आया कि मुझे संगीत करना ही करना है, या मुझे एक सिंगर बनना है, या मुझे तबला बजाना है, या मुझे वीडियो शूट करना है। ये मेरा कोई पैशन नहीं था। मेरा पैशन सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था और सर्विस करना था एक गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में। क्योंकि सर ने जैसे बताया कि जो भी उनके पारिवारिक आर्थिक स्थिति थी वो उतनी सही नहीं थी, तो जाहिर सी बात है पहले इंसान के मन में एक यही चीज़ पहले होगी कि मुझे अपनी फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस सुधारना है। और ये बहुत अच्छी भी बात है। इट्स लाइक ऐसा नहीं कि कई बार होता है दोस्तों कि हमारे पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर हमारे पास हमें फाइनेंशियल स्टेटस भी सही हो, बट कई बार होता है कि हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो हमें अब देखनी है। हो सकता है कि आगे चल के आप ही वो ऐसे व्यक्ति हो जो कि परिवार को अपने आगे बढ़ाएं। तो ऐसे में कई सारे हमें चीज़ों को सेक्रीफाइस करना भी पड़ जाता है। और तो देखते हैं किशन सर जी का क्या कहना है। मैंने काफ़ी टेस्ट निकाले, इसीलिए मैं इतना पढ़ा भी। मैंने कॉमर्स लिया, मैं कहा बैंक में जाके मैं सर्विस करूंगा या वनडे एग्जाम्स की तैयारी करूंगा, एसएससी, एफसीआई सारे एग्जाम्स निकाले, इंटरव्यूज़ में बाहर। दोस्तों ये जो फेस सर बता रहे हैं ये बहुत कहना अभी कहना शायद बहुत आसान हो मेरे लिए, और सर जैसे कह रहे हैं शायद वो भी उनके लिए अभी आसान हो, पर जो एक एज अ इंडिविजुअल आप इस ऐसे फेस से अगर गो थ्रू होते हैं तो उस वक्त आपको ही पता होता है कि कैसे कैसे डील करें, क्योंकि मन में कई सवाल उठते हैं। आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या करना है, ये मेरे लिए सही है या मेरे को पैशन अपनाना चाहिए। क्योंकि हम लोग की इंग्लिश अच्छी नहीं थी, हम लोग इंटरव्यू में इंग्लिश में बात नहीं कर पाते थे, तो उस टाइम पे हम लोग इंटरव्यू का बस ये शौक था। एक शौक के कारण हम लोग थिएटर से जुड़े, थिएटर के माध्यम से म्यूजिक से जुड़े। और सबसे बड़ा ये कि जैसे हम एनुअल फंक्शन में गाते थे कॉलेज में, और हमें सोलो सिंगिंग में फर्स्ट आता था, हर से 3-4 साल लगातार फर्स्ट आया, तो मुझे लगा मैं सबसे बेहतर गाता हूँ। तो 30-32 हज़ार रुपये लेके मैं कैसेट बनाऊँ। उस टाइम पे कैसेट 8 गानों का चलन था,
तो ऐसा नहीं था, और नहीं हम ऐसे कभी मैंने सोचा भी यार अरे छोड़ो। उस समय और आजकल के समय में पैसे का जो वैल्यू है उसमें बहुत बड़ा अंतर आया है। और 30,000 उस समय बहुत होते थे। ये नहीं कर पाऊंगा, एक सपना था ये कि दिल्ली जाके कैसेट रिकॉर्ड करना, बस वो सपना पूरा तब हुआ। एक आश्चर्य, मतलब एक ऐसी घटना घटी कि मेरे ना बेस्ट एक प्रोफेसर डॉक्टर वीपी श्रीवास्तव इलाहाबाद के थे, वो एमकॉम में अकाउंटेंसी पढ़ाते थे हमें। मैं उनका बड़ा अच्छा मुझे अच्छा मानते थे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी कॉलेज में आगे रहता था और सिंगिंग वगैरह में, और मतलब यहाँ तक कि मेरी फीस तक भरते थे वो। बहुत अच्छा स्टूडेंट था उनका मैं। और सिर्फ इस वजह से कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में, आर्ट डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, बीएड डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, इतने डिपार्टमेंट थे वहाँ पे। कॉमर्स डिपार्टमेंट में फर्स्ट प्राइज मैं लेके गया था, मतलब उनके डिपार्टमेंट में अगर कोई प्राइज शील्ड लगा तो वो मैं लेके गया। तो इसलिए वो बड़े खुश थे कि ये बच्चा जो है ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में आ रहा है, पहले आते ही इसने शील्ड दिला दी। उसके बाद लगातार मैं उस कमरे में भरता गया, मतलब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, ऐसे कॉमर्स डिपार्टमेंट में, तो मैं उनका बेस्ट स्टूडेंट बन गया। तो वो मैं वही कहने वाली थी, सर ने बिल्कुल प्राइस ऐसे ही भरे होंगे जिस तरह से अभी सर ने अपने घर में प्राइस भर दिया है। वो एक दिन बद्रीनाथ घूमने आए अपने फैमिली के साथ, तो मुझे देखा क्या कर रहे हो, मैंने कहा प्रसाद बेच रहा हूँ, माला बेच रहा हूँ, क्या करूँ रोजी रोटी कमा रहे। तो बोले कि भगवान ने तुम्हें इतना वो दिया है, हुनर दिया है, तुम कॉलेज में बड़ा अच्छा गाते थे और तुमने एमकॉम क्यों किया जब यही करना था। तो मैंने कहा सर एमकॉम तो करना ही था मुझे आगे, पर निकल नहीं पा रहा हूँ, तो अब मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही है ना घर को लेके। तो बोला बेटा कितना खर्चा आएगा। तो मैंने कहा आएगा 30-40-50 हज़ार के आसपास। मुझे आइडिया नहीं था। मैंने कहा रिकॉर्डिंग में इतना आता होगा भाई, मीना राणा जी के साथ गाना, संजय कुमोला का बहुत बड़ा नाम था, रामा कंपनी का बहुत बड़ा नाम था, उनकी कंपनी में जाके गाना। और पहले सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं कभी अपने गोपेश्वर से बाहर निकला ही नहीं, श्रीनगर से बाहर ही नहीं निकला। तो मतलब हमारे लिए दिल्ली जाना तो बहुत बड़ी बात थी। टीचर ने बोला ठीक है आप गोपेश्वर आके मुझसे मिलना, और मैं मिला नहीं। फिर एक दिन अचानक मिल गए, तो बोला कि यार आया क्यों नहीं, बात करनी थी। तो मैं गया एक दिन घर पे, बुला ले। तो बोला कितना खर्चा आएगा। मैंने पता किया, मैंने कहा मैं बताता हूँ आपको। 2-3 दिन में पता किया तो बताया कि, मैंने कहा संजय कुमोला जी 32,000 रुपये मांग रहे हैं। तो उन्होंने 30,000 रुपये दे, बाकी तू कर सकता है। मैंने कहा हाँ बाकी मैं कर लूँगा। तो मेरे पास एक पैशन बाइक थी, वो भी सेकंड हैंड ली थी मैंने, तो 22,000 में उस बाइक को बेच दिया, और 30,000 टीचर गुरुजी ने जो दिया था मेरे, वो 52,000 रुपये लेके मैं दिल्ली चला गया, और ओरे संगली मैंने कैसेट रिकॉर्ड करी। बस वहाँ से संगीत का सफर चल पड़ा। एक ये था कि गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है गाने का। और मैं मतलब हम जब कॉलेज में गाते थे तो टीचर ने बोला, जो गुरु थे हमारे, उन्होंने कहा कि तुम इसमें कर सकते हो, आगे कर सकते हो, तुम खेल कूद में चाहे आगे ना बढ़ो, चाहे तुम कंपटीशन में आगे बढ़ो ना बढ़ो, लेकिन तुम इस क्षेत्र में कर सकते हो। दोस्तों जो किसी का बिलीव होता है ना हमारे ऊपर कि तुम कुछ कर सकते हो, एंड दैट क्रिएट्स आई बिलीव अ मिरेकल। और एक मैसेज है कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा टैलेंट दिखाई देता है, आपके घर में कोई ऐसा टैलेंट दिखाई देता है, तो प्लीज़ उसे भी आप प्रोत्साहित करें, उसे आगे बढ़ने का मौका दें। और तुम्हारे अंदर मुझे दिखता है कि तुम बहुत आगे बढ़ोगे, इसलिए उन्होंने सपोर्ट भी किया 30,000 रुपये का। और मैंने रिकॉर्ड किया, तो रिकॉर्ड करने के बाद वो काफ़ी चल पड़ा। जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और अगर उन्होंने एक कह सकते हैं ना कि गुरु ही पहचान सकता है कि शिष्य के अंदर क्या खूबियां हैं, तो उन्होंने भी पहचान ली और आज आप इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है। सर आपने आज उत्तराखंड संगीत जगत में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, तो बहुत सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा होगा, कुछ इजी नहीं रहा होगा, मुझे भी पता है कि बहुत आसान नहीं रही होगी आपकी जर्नी। उन चुनौतियों से कैसे लड़कर आप आगे बढ़े, हमारे दर्शकों को भी बताइए और गायकों को भी बताइए कि मतलब चुनौतियों से कभी हारना नहीं सीखा और आज इतना बड़ा मेहनत के बलबूते आपने इतना बड़ा नाम कमाया अपना। खैर मुकाम हासिल तो अभी भी नहीं हुआ जो मैं चाहता हूँ। अब पहले तो मेरा ऐसा पैशन नहीं था कि मैं इतना मतलब रॉक स्टार बनूं या फिर मतलब इतना बड़ा, ऐसा नाम तो अभी भी नहीं हुआ है। नाम का क्या है, नाम अगर हमारे क्षेत्र में ये है कि आप अगर 1 साल तक पब्लिक के साथ नहीं जुड़े रहेंगे तो आपको फिर भूल जाएंगे। मुकाम उसको कहते हैं जो कभी ना भूलने वाला मुकाम हो, जो चला भी जाए उसके बाद भी लोग अमर रहे, उसको बोलते हैं मुकाम। और आर्टिस्ट के लाइफ में अगर चुनौतियां नहीं है, संघर्ष नहीं है, तो किस बात का आर्टिस्ट है वो। और चुनौतियों का सामना करना ही आर्टिस्ट बनना है। मतलब एक तबके आना है, मतलब मैं एक पहाड़ी आदमी हूँ, अगर मैं
पहाड़ी ना बन के रहूं, पहाड़ी सिंगर कैसे बन जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई, मैंने केदारनाथ में देखा तो उस दिन मैंने एक ध्यान दिया, मैं पैदल जा रहा था तो एक लड़का, हमारे एक गढ़वाली लड़का था, खच्चर के साथ, यात्री उसमें बैठे हुए और खच्चर के साथ यात्रा कर रहा था। तो फिर वो हमसे आगे चला, मैंने थोड़ी देर बात करी, फिर वो हमसे आगे चला गया और हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे। वो आगे जाके, हम लोग आधे रास्ते में थे, वो वापस भी आ रहा है, कह रहा भैया ठीक है कल मिलता हूँ। मैंने कहा कल फिर आएगा? बोलेगा अगर बुकिंग मिल गई तो मैं फिर दोबारा आऊँगा। और जब मैं केदारनाथ पहुंचा शाम को, फिर वो मिल गया। तो मैंने ये महसूस किया, देखो खच्चर चलाने के लिए खच्चर जैसा बनना पड़ता है, मतलब खच्चर के साथ चलने के लिए आपको उतना ही खच्चर जैसा चलना पड़ेगा, खुद तो बैठ के नहीं जाएगा वो। तो मेरा मानना भी है, देखो वो खच्चर अगर मेहनत ले रहा है उससे, तो खुद भी तो कितनी मेहनत कर रहा है। मेरा यही मानना है, मुकाम हासिल करना है तो आपको ना वैसा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए पत्थर फोड़ने के लिए पत्थर जैसा आदमी बनना पड़ेगा, तब जाके आप पत्थर फोड़ सकते हो। पहाड़ी इंडस्ट्री में रहना है, पहाड़ी सिंगर बन के रहना है, मुकाम हासिल करना है तो पहाड़ी बन के रहना पड़ेगा। अब बिल्कुल ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब वेस्टर्न मिक्स करके और कुछ इंग्लिश में गा के, कुछ ऐसा रैप वैप गा के जो आजकल चल रहा है। तो हालांकि रैप तो हमने भी गाया है, लेकिन हमारा रैप वैसा नहीं था। सर ने ऐसे ये भी समझाया कि आपको जिस इंडस्ट्री में कदम रखना है, अगर आपको उत्तराखंड इंडस्ट्री में कदम रखना है तो अपनी ओरिजिनलिटी बरकरार रखिए, काम में भी और व्यवहार में भी। तो दो चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से सर ने समझाई है। छाजम्मा बैठी के खोटी हलकानी, हाथ मोबाइल धोपेली हिलानी। तो ये रैप अलग हो गया, ये रैप नहीं है, ये हम ये सर ने जो पंक्तियाँ अभी बोली है, ये लाइंस जो अभी बोली है, ये फ्योलड़ियाँ सुना ही होगा आप सबने। जी हाँ, ये बिल्कुल उसी का है। और फ्योलड़ियाँ मुझे याद है, आई थिंक 3-4 साल पहले ये सॉन्ग आया था। अगर आप ने नहीं सुना, अगर आप व्यूअर हैं, एज अ व्यूअर देख रहे हैं, नो मैटर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज़ फ्योलड़ियाँ गाना ज़रूर सुनिएगा। सर का बहुत बहुत सुंदर गाना है। उन्हें एक स्टाइल बनाया गाने का, ये रैप ना। और आजकल के लड़के मैं पार्टी छो, मैं ये छो, मैं तन छो, तो मतलब एक आवाज़ का डुप्लीकेट बनाना ये चलता है। ये पंजाबी इंडस्ट्री में चलेगा, ये आपका बॉलीवुड में चलेगा, ये सब जगह चलेगा, हमारे गढ़वाल में नहीं चलने का। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है कि अब जैसे हम पंजाबी म्यूज़िक सुनते हैं, पंजाबी म्यूज़िक में आप कई सारे मैशअप, कई सारे ट्विस्ट ले आ सकते हैं, राइट। और वो उसको उतनी अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी। आप बॉलीवुड में ऐसा कर सकते हैं, बट उत्तराखंड म्यूज़िक में क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस रहेगी, जिस ऑडियंस को आप सुनाना चाहते हैं, वो तो भाई दिल से पहाड़ी है। गाने का जो सोल होता है, जो एक म्यूजिशियन देता है, उसको आपको पहाड़ी सोल मेंटेन करना ही पड़ेगा अगर आपको पहाड़ी म्यूज़िक पे कदम रखना है। तो मुझे भी यही लगता है कि ऐसा नहीं चल सकता, क्योंकि मैं खुद एक एज अ व्यूअर एक्सपेक्ट करती हूँ अगर मैं पहाड़ी गाने सुनूँ तो मुझे वो फीलिंग आए कि माउंटेन्स, नदियाँ, पहाड़, ताकि मेरे उससे अटैचमेंट और बढ़ सके। और जो पहाड़ मेरे मन में बसा है, वो जो है वो फीलिंग कभी नहीं जानी चाहिए। इट हैज़ टू मेंटेन, वो फीलिंग उससे बरकरार रखनी चाहिए। और क्योंकि हमारे गढ़वाल में चलना है तो अपना घंटे ही चलेगा, और उसको आप किस तरीके से पेश करोगे। तो मेरा आर्टिस्ट और जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो मतलब मेरा, आपने एक सवाल पूछा, पहले तो ये है कि मैं मुकाम अभी हासिल कर रहा हूँ। मैंने अमिताभ बच्चन जी के इंटरव्यूज देखे, आज भी अमिताभ बच्चन जी जो डायरेक्टर क्या होता है उनके सामने, बहुत छोटा है डायरेक्टर उनके सामने, जो मुकाम उन्होंने हासिल किया, लेकिन वो आज भी डायरेक्टर उन्हें सिखाता है कि सर आप थोड़ा सा ऐसे कीजिए, ऐसा वाला कीजिए। तो अमिताभ बच्चन भी जब सीख रहे हैं तो हम किस खेत की मूली है, हमें भी सीखना चाहिए। और मुकाम कौन हासिल करता है? मुकाम आदमी मरने के बाद हासिल करता है। जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप पब्लिक के साथ जुड़े हो, जब तक आप संगीत के साथ जुड़े हो, तब तक आपको ये तो सर की सिंप्लिसिटी है, सर ने ऐसा कहा। और ये बात भी उतनी सच है कि जो एक आर्टिस्ट की लाइफ होती है वो हमेशा इवॉल्व करती रहनी चाहिए, हमेशा बदलती रहनी चाहिए, अच्छी होती रहनी चाहिए, खुद को ढालते और इम्प्रूव ही करते रहना चाहिए।
तभी वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि सक्सेस पाना इतना इजी नहीं जितना उसको मेंटेन करना। जी, तो आपके अब सुपरहिट गीत की बात करते हैं, फ्योलड़िया की। कह सकते हैं कि फोक के साथ एक वेस्टर्न टच दिया आपने, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? और कह सकते हैं कि इतना जो उसका लेटेस्ट वर्जन आपने निकाला, इतना ज़्यादा दर्शकों को ये पसंद आया, ये एक्सपेरिमेंट नया था, तो ये आइडिया कैसे आया आपको? दोस्तों, अब जो इंटरव्यू का जो पार्ट आने जा रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये मैंने इंटरव्यू मैं बता रही हूँ, ये जब आया था मैंने उसके विदिन 5 to 6 डे में देख लिया था, और देखा है मैंने ये इंटरव्यू पहले, और मुझे इसके बाद अभी तक मेरे एक मेमोरी में ये है कि यार ये एक इंटरव्यू था किशन सर जी का, उसको मैं अभी भी अपने मन में दोहराती रहती हूँ, अभी तक मुझे इसकी हर चीज़ याद है। तो एक यही रीज़न था कि मैं ये रिव्यू आपके सामने लेकर आ रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपकी क्या विचार है इस बारे में। अगर आप म्यूजिशियन हैं तो आप कैसे देख सकते हैं उत्तराखंड इंडस्ट्री को, और क्या हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको जिससे लगता है कि इसे सुनना चाहिए, देखना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आइडिया कुछ नहीं था, मैंने पुराने गीतों को उससे पहले भी गाया है। मैंने हे रूडी एक बहुत पुराना गीत, लोकगीत, वो मेरी माँ गाया करती थी खेतों में, तो मैंने उसको आगे बढ़ाया। वही गीत मेरा फर्स्ट एल्बम में सक्सेस रहा। सेकंड एल्बम मैंने निकाली हो जिया, तो उसमें ओ भाना रंगीली भाना आपने सुना। ये धुन आपका ये मुंशियार पिथौरागढ़ से मिलता था, लेकिन शब्द हमने नंदप्रयाग घाट अपने चमोली डिस्ट्रिक्ट से लिए। एक वहाँ पे पत्रकार हैं सुरेंद्र भाई, चंडी भाई कहते हैं हम लोग प्यार से, मेरे साथ पढ़ते थे बीकॉम में, तो उन्होंने मुझे शब्द लिख के दिया और मैंने धुन यहाँ की मिलाई, तो ओ भाना रंगीली भाना वो गाना है बहुत चला। मैंने और ये सांगली नामक एक गाना बनाया, लस कलस है लस कमर, वो नहीं चले, वो जबकि मैंने बहुत अच्छे पैटर्न दिए उनको गीतों, वो नहीं चले, लेकिन फोक गीत चले। फिर मैंने मन बना लिया कि मैं फोक गीतों पे ही काम करूंगा। फिर मैं पुराने गीतों से लोगों से मिलता रहा, जुड़ता रहा, जो लोग साहित्यिक लोग हैं, जो पुराने उस टाइम पे चाचड़ी गाते थे, उन लोगों से मिला। फिर रानीखेत राम ढोला एक गीत आया मेरे पास, मैंने उसको फिर नया करके मैंने उसको भी गाया, उसको भी लोगों ने पसंद किया। उसके बाद फिर मैं किंगारी का झाला घुघुती पे आया, तो घुघुती भी लोगों ने पसंद किया। उसके बाद मैं फ्योलड़िया पे आया, फ्योलड़िया भी पसंद किया। फ्योलड़िया आपको इसलिए लगता है क्योंकि अब आप उसके व्यूज देखते हैं कि 2 करोड़ से ऊपर चला गया, 23 मिलियन पे पहुंचने वाला है ये, इसलिए आपको लगता है कि फ्योलड़िया कमाल कर दिया फ्योलड़िया। लेकिन उससे पहले कमाल रानीखेत राम ढोला और घुघुती ने कर दिया था। बस सिर्फ फर्क इतना है कि उसके व्यूज नहीं देख पाए आप। वो घुघुती जब यूट्यूब में मैंने देखा, उस टाइम पे हमारे इंडस्ट्री में यूट्यूब चैनल, बल्कि मैंने हिमालयन फिल्म वालों से भी बोला कि आप भी एक यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं उनके लिए काम करता था, कि आप यूट्यूब चैनल बनाओ। धीरे धीरे सीडी का जमाना, पायरेसी हो रही है, सीडी का जमाना चला गया, डिजिटल मार्केट आएगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका था और उन्होंने किया नहीं वैसा। लेकिन जब घुघुती के व्यूज आए, मुझे लगता है कि पूरे इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री में एक हमारे जस्सी भाई है हार्दिक फिल्म्स वाले, उन्होंने ही पहला यूट्यूब चैनल बनाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपका घुघुती गाना पता नहीं कितने लोगों ने डाल दिया और सब गाने 12 लाख से ऊपर हैं, मानो 1 मिलियन से ऊपर हैं सब। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि ये कॉपीराइट हिमालयन फिल्म्स का है। उन्होंने उस टाइम पे बता दिया था, वही मुझे लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में सबसे पहले उन्होंने ही काम किया। तो ये फ्योलड़े से भी आगे था। फ्योलड़े का इसलिए आया कि मैं पुराने गीतों को ढूंढ रहा था, तो एक गीत, ये जो गीत मैं अपने कॉलेज के टाइम पे गाया करता था कॉलेज में, फ्योलड़िया तो ये देखी के ऑन दी ऑन माँ, तो कॉलेज में बड़ा हिट था। जो भी बोलता, जैसे मैं मंच पे जाता, भाई फ्योलड़िया फ्योलड़िया, तो है या किसी का गीत है। फिर यहाँ पे मदन डुगलान जी हैं, ये बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े साहित्यकार। मैंने जग देवताओं का ठौचन, उन्हीं के गीत कविता गाई है, या साखियों बटी 2-3 कविता गाई है उनकी। मैंने उनसे पूछा कि ये फ्योलड़िया भाई जी किसने लिखा है, कैसे? उन्होंने बोला कि यार ये गीत तो उनका है, शिव प्रसाद पोखरियाल जी का, और आप उनसे जाके मिलो और देख लो। उन्होंने आकाशवाणी में गाया था। फिर जब मैंने उस गीत के पीछे सर्च किया तो पता चला किसी और ने भी गा लिया उसको, मुझसे पहले ही गा लिया था। कि गुंजन डंगवाल भाई हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर हमारे इंडस्ट्री के, उन्होंने भी गाया उस गीत को, गुंजन भाई ने, और उससे पहले भी किसी ने गा लिया था, कोई लड़की थी। लेकिन मैं जब शिव प्रसाद पोखरियाल जी के पास गया तो बहुत बीमार थे वो, तो वो मुझे घुघुती नाम से पहचानते थे
कि कौन है ये लड़का, तो बोला ये घुघुती वाला लड़का है। अच्छा गाता है। तो मैंने कहा बस आपका मैं वो गीत गाना चाहता, हाँ गा ले, तो अच्छा गाता है। और बहुत बीमार थे वो उस टाइम पे, ना हमने कोई लिखित रूप में लिया ना कुछ, बस एक उन्होंने बोला कि ठीक है गा ले, तो मैं भी चल पड़ा गाने। लेकिन कुछ दिनों बाद मतलब मैं जब तक ये गीत का म्यूजिक तैयार हो रहा, बहुत टाइम भी लगा इस पे, क्योंकि वो बीच में आपदा भी आई, फिर नंदा राज जात में हम लोग चले गए, तो ये गीत 1 साल 2 साल बैक चला गया था। अच्छा गाइस, ये आपदा वाला टाइम है, यानी कि 2013। बल्कि मतलब जो डमी बनी हमारी बहुत पहले बनी, ये 2 साल बाद आया गीत, तब तक पोखरियाल जी खत्म हो चुके थे। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, उनके गीत को उन्हें ही समर्पित करते हैं। तो फिर ये तो बस यही, उस टाइम पे ये मैशअप वगैरह नहीं चलता था, उस टाइम पे चलता था रिमिक्स, पुराने गीतों को रिमिक्स किया जाए। तो रिमिक्स करके, तो मैंने कहा रिमिक्स कैसे, तो किक का प्रयोग किया हमने। फिर ईशान डोभाल भाई जो पांडवास के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मिला, फिर मैंने कहा इसको ऐसा करते हैं। तो फिर ऐसे दोनों बैठे और मुझे इसका रिमिक्स बनाना है। तो सुभाष पांडे जी रिदम पे थे, तो ऐसे किया, वैसे कर देंगे, ऐसे करके। तो काफ़ी दिमाग लगे उसमें, तो काफ़ी डिस्कशन हुआ, तो एक टीम ने बड़ा अच्छा काम किया और वो आपके सामने आया। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ लाइनें हो जाए। हाँ प्यों लड़िया त्वे देखी की ओंदी मनुमा, तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्मा। प्यों लड़िया त्वे देखी की ओंदी मनुमा, तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्मा, तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्मा। छाजमा बैठी के खुटी हलकानी, हाथ मोबाइल धोपेली हिलानी, तेरे नाक नथुली तेरे माथे बिंदुली, कहते सन कहानी और क्या चबिंगाड़ी। सर, आपके फ्योलड़िया के लेटेस्ट वर्जन के सुपरहिट होने के बाद एक सोशल मीडिया पे एक दौर सा चल गया मैशअप का, फ्यूजन का, पुराने गीतों को नए अंदाज में गाने का, पर इसमें कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी जो सॉन्ग है, ओरिजिनल सॉन्ग है, वो कहीं दब से गए हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए आजकल के जो लड़के हैं, जो यूथ जनरेशन है, वो सबसे अच्छी बात यह है कि वो सीख के आ रहे हैं। हमारा दौर जब हम थे, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ के सभी गायक, जो चाहे मेरे साथ के जितने, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का पर्टिकुलर, लेकिन कई सिंगर्स ऐसे जो काफी टॉप में रहे हैं और उन्हें आज भी संगीत का नॉलेज नहीं है। आज का परिवेश जो आजकल एक कंपटीशन है, देखिए बड़ा सिंगर छोटा सिंगर कोई नहीं होता है, पब्लिक के लिए सब बराबर है, ठीक है। अब मेरे लिए कंपटीशन ये हो गया कि यार नए बच्चों के बराबर मुकाबले मुझे भी आना है, तो मुझे सीखना पड़ रहा है। अब मैं यूट्यूब से सीखूं, मैं चाहे जैसे सीखूं, मैं सीख रहा हूं, ये है कि नए। लेकिन अब हमारा दौर ये था कि हमारे दौर पे भी, अब नेगी जी को देख लीजिए आप। नेगी जी का जो दौर था, नेगी जी खुद लिखते थे, अपनी भावनाओं को लिखते थे। उन्होंने जो देखा समसमय की, जैसा देखा, जैसा महसूस किया, उसको गीत के रूप में गा दिया, कविता बनाया, लिख दिया और गा दिया। हमारा दौर ये था कि हमने लिखना भी शुरू किया, लेकिन हमने उतने भावनाएं हमारे अंदर नहीं आई जो नेगी जी ने देखा। वो तब तक सारे दौर बदल चुके थे लेकिन हमने जितना दौर देखा उतने हमने लिखना शुरू किया। अगर आपको नहीं पता है नेगी जी, यहाँ नरेंद्र सिंह नेगी जी की बात हो रही है। उत्तराखंड के बहुत बहुत मशहूर सिंगर हैं नेगी जी। और जो आज की पीढ़ी है वो कुछ भी नहीं देख पा रही है, तो लिखेगी क्या? हो सब चीज खत्म हो गया ना। तो वही दौर जो है आज के जनरेशन के साथ है, वो लोग थोड़ा सा भटक गए हैं। उन्हें सीखने की जरूरत है। वो बचपन से देहरादून दिल्ली में रहे हैं, ठीक है, आपने पढ़ा, अच्छा पढ़ाई करी है, आपने संगीत की अच्छी तालीम ली, शिक्षा लिया। हाँ, सर ने एक और बात बोली कि म्यूजिक की नॉलेज भी डिफरेंट है। म्यूजिक बनाने में जो वो चीज़ आप म्यूजिक की नॉलेज से नहीं सीख सकते हैं, वो एक सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है जो कि आप तभी सीखेंगे जब तक अच्छा गाते हैं आप। जो सीखेगा वो अच्छा दिखाएगा भी, लेकिन उन्हें अभी गो थ्रू नहीं हो, जब तक आपने वो गांव की वो लाइफस्टाइल नहीं जी है, तब तक वो एक टच नहीं आ पाएगा जिससे आप अभी अपने एक टारगेटेड ऑडियंस को ऐसा गाना दे सके ताकि वो याद करे कि हाँ एक ये गाना था। कि हम गा क्या रहे हैं, खुशबू क्या है हमारी। नेगी जी ने एक शब्द बोला था किसी इंटरव्यू में, मैंने सुना था, मैं तो गेहूं पीस के आटा बना दिया, और ये आटा ही फिर आटा पीस रहे हैं।
सने गेहूं पिस के आटे का मतलब ये है गाइस, उन्होंने एक ओरिजिनल गाना गाया है। अब लोग उसकी ओरिजिनलिटी को इतना मैशअप वैशअप कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फ्यूजन बना रहे हैं और वही चला आ रहा है। मतलब उनके कई गीत आप देख रहे हैं आजकल मैशअप में, वो क्या फील करके, उनका फील मतलब अलग था, वो क्या सोच के गाते थे और आज के बच्चे क्या सोच के गाते हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके अपनी गायकी दिखाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग गाइए, मैशअप बनाए, मैशअप भी चल रहा है, हॉलीवुड में चल रहा है, सब जगह चल रहा है, बॉलीवुड में चल रहा है, सब जगह मैशअप चल रहा है, आप भी करिए। ट्रेंड के साथ तो चलना ही चाहिए। हमारी इंडस्ट्री भी आगे बढ़े, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप लिखना भी शुरू करो ना। कल की डेट में पीछे वाले सिंगर सब खत्म होते जाएंगे, आगे वाले सिंगर क्या लिखेगा? ये एक बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। खाली पीछे वालों के गीत गाता रहेगा क्या? आप लिखना भी शुरू करो, आप अच्छा लिखना शुरू करो। सर राइटिंग की बात कर रहे हैं, जो कि एक इंसान के माइंड और जो भी चीज़ वो देखेगा सुनेगा उससे वो क्रिएट होगी। तो क्रिएशन प्रोसेस सर कह रहे हैं यहाँ पे, अच्छे लिरिक्स लिखने की बात कह रहे हैं, वो अभी इंडस्ट्री में शायद लैक कर रही है, उसकी बहुत ज़्यादा अभी एम्फेसिस जोर यहाँ पे देना चाहिए। तो तभी तो हमारी पीढ़ी जो आगे बढ़ेगी, जो हमारे यूथ जनरेशन है, वो आगे जाके कोई कवि बनेगा, कोई साहित्यकार बनेगा। क्या बनेंगे? अगर ये कुछ लिखेंगे नहीं तो कौन साहित्यकार बने? हमारे साहित्य खत्म हो जाएगा, लिखने वाला नहीं रहेगा, बस खाली पुराने गीतों को गाते रहेंगे। तो ऐसे नहीं, हमारे जमाने की बात अलग है, हम भी ज्यादा दूर नहीं है, 5-10 साल आगे हैं इनसे, ये हमसे 5-10 साल पीछे हैं। लेकिन दौर की बात है, उन्होंने वो दौर नहीं देखा जो हमने देखा है, और मैंने जो दौर नेगी जी का नहीं देखा, मैं उसको महसूस करता हूँ। मैं नेगी जी के साथ काम करता हूँ, या नेगी जी ने उस टाइम पे कैसे महसूस करके क्या करके ऐसे गीत लिखा है, कभी सिलापा खोरी तो कभी तैला घामा, क्यों लिखा उन्होंने। फिर हम लोग गांव जाते हैं, मैं बद्रीनाथ का रहने वाला, तो ऑब्वियसली मैं गाँव से होके गुजरता हूँ, जोशीमठ जाता हूँ, लोग का घास काटते हुए देखता हूँ, रूखा डांडा देखता हूँ, सूखा छोया देखता हूँ, वाह नेगी जी ने ये महसूस करके लिखा है। हमारे लड़के तो क्या महसूस करेंगे? वो अपना एक एल्बम, मतलब ये माल देवता से, देहरादून में माल देवता है, उसके अलावा कोई लोकेशन ही नहीं है यहाँ, तो क्या महसूस करेंगे? इनको पहाड़ की जिंदगी जियो, 1 महीना पहाड़ में रहो, अगर तुम्हें कुछ स्क्रिप्ट पे काम करना है तो पहले वहां जाके जियो आप। मैंने देखा है कि अमिताभ बच्चन के वहाँ शर्मिला टैगोर थी, शर्मिला टैगोर को एक कोड़ी का रूप करना था, एक सीन करना था। हम लोग उस टाइम पे थिएटर करते, तो हमें बताया गया कि ऐसा NSD में, तो वो ना 2 महीने ना कोड़ियों के बीच में रही है, पहले रही, फिर उसके बाद एक्टिंग किया, तो वो महसूस किया उन्होंने, वो कोड़ियों की जिंदगी महसूस करी उन्होंने। मैं आज के उनको यही बोलता हूँ कि आप जो लिखना चाहते हो, अपनी भावना रखना चाहते हो, उस भावना के प्रति सोचो। आप पहले सोचो क्या रहा होगा ऐसा। अब दूसरों के गीत कब तक गाते रहोगे आप? बिल्कुल सर, जब तक महसूस नहीं करेंगे तो कैसे उसे उकेरेंगे शब्दों के जरिए। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि एक वो कहते हैं ना कि पुराना जमाना कुछ और था, पुराने जमाने की बात कुछ और थी। हम हमेशा अपने दादी लोगों से, नाना नानी लोगों से सुनते कि पुराने जमाने की बात ही कुछ और थी। तो आज जो जमाना है सोशल मीडिया का है, बहुत ईजी हो गया है अपने आप को पेश करना, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा भी बढ़ गया है। तो आज के ज़माने में और जो पुराना ज़माना है उसमें क्या बदलाव आप देखते हैं, क्या कमियां आप देखते हैं और कितना उभर के आया है आज? ज़्यादा बात करता हूँ, मैं 79 में पैदा हुआ हूँ। मैंने जब से देखा है, ये आज तक देख रहा हूँ, 2019 देख रहा हूँ, तो बहुत ही भयंकर बदलाव देख रहा हूँ, जिसको भयानक रूप से, और मैं ये कल्पना भी कर सकता हूँ कि आगे कितना भयंकर होगा ये। मैं भयंकर का मतलब समझ नहीं पा रही। मैं आपको समझाता हूँ कि मतलब इतना फास्ट देखिए हम लोग, मैं आपको बता दूं, मैं आपसे पूछता हूँ, अभी आपने जब शिक्षा तालीम ली, आप स्कूल गए, कॉलेज गए, स्कूल ही गए होंगे, प्ले ग्रुप में गए, आपने ABCD कब, कौन से ईयर में, मतलब आपकी उम्र क्या थी सीखने की, मतलब आपको कब पढ़ाया गया ABCD? शुरू से ही, जैसे ही हम लोग गए थे, हाँ, अब तो सिखाना शुरू। ये तो क्या बोलते हैं, LKG UKG ऐसा होता है ना, यहाँ से सीखना शुरू करता है। हम लोगों ने कक्षा 6 में पहुंचने के बाद ABCD सीखना। तो ये भयंकर बदलाव नहीं है तो क्या है? मेरा बच्चा अभी 4th क्लास में है, वो इंग्लिश में बात करता है मुझसे, और मैं MCOM करने के बाद इंग्लिश में इंटरव्यू में बाहर हो गया। MCOM MA इकोनॉमिक्स से करने के बाद SSC और FCI के मैंने काफी एग्जाम्स, प्री मेन एग्जाम्स भी निकाले, और मैं इंटरव्यू में सिर्फ इसलिए बाहर हूँ, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आई साफ।
नहीं बोल तो लेता हूँ, लेकिन जो एक फ्लो होता है वो नहीं, क्योंकि हमारा फ्लो या तो गढ़वाली बोलने का था या फिर हिंदी बोलने का था। तो ये भयंकर बदलाव नहीं, आप देख लीजिए। जो गांव की जिंदगी थी तो हल चलाना, खेत में हमारा नाश्ता आता था, आलू के गुटके खाना, घी की चाय पीना। अब हम घी की चाय पीते तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, डॉक्टर बोलता कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। हम एक जमाना ऐसा था कि हमारे यहाँ सूखी माला बनाई जाती है बकरा काट के, और सूखी माला 6 महीने लास्ट टाइम पे इसलिए बनाए जाते हैं कि जो हम 6 महीने नीचे रहते गोपेश्वर, 6 महीने आराम, क्योंकि हम लोग बिना मांस के नहीं रह सकते। मतलब हमारा जनजीवन, हमारी जो परंपरा है, हम लोग राजमा खाते तो 2 टुकड़ा उसमें वो मांस डालते हैं, जो सूखी बकरे का जो मांस होता है। तो आज के डेट में वो मांस खाते हैं तो हमारा ये शुगर बढ़ जाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। डॉक्टर कहता है इन्हें छोड़ो, इन्हें मत खाओ। इसका कारण यह है कि हम लोग अब बैठ बैठ के खा रहे हैं। पहले मेहनत करते थे तो सब पच जाता था, अभी बैठ बैठ के खा रहे हैं। तो पुराना जमाना आज का जमाना तो बहुत ही डिफरेंट, मतलब बहुत ही बदलाव आ गया है। पहले भाईचारा अपनापन बहुत ज्यादा था, अभी कुछ नहीं है। मैं इस फ्लैट में रहता हूँ, आप जहाँ पे आए हैं, यहाँ पे 6 लोग हैं। मैं अगर 1 हफ्ते तक यहाँ अंदर बैठा रहूं तो नीचे वाले को कोई मतलब नहीं कि ऊपर कौन है, जबकि वो भी गढ़वाली है, मैं भी गढ़वाली हूँ। बगल वाले को नहीं मतलब है कि यार ये बंदा बाहर क्यों नहीं निकला। लेकिन हमारे जमाने में ये होता था कि दूर वालों को यार बहुत दिन से दिखा नहीं, पूछो हाल पूछो यार कल से क्यों नहीं दिखाया बाहर। तो एक अपनापन, भाईचारा, कई चीजें थी जो हमने देखा, वो चीजें। संगीत का अब देख लीजिए, पुराना जमाने में चांचड़ी झुमेलो ऐसे लगा के रात भर लेडीज जेंट्स नाचते थे, खेलते थे, ये करते थे। आज क्या ढेंगड़ डागड़ो किया, 8 बजे गए रिसेप्शन में, गया आइसक्रीम खाए, चाउमीन खाए, ढेंगड़ डागड़ो 2 पैग मारे, और उसके बाद 11 बजे घर। 11 बजे, अरे मजा नहीं आया यार। मजा इसलिए नहीं आया, ज्यादा पीने को नहीं मिली। तो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, वो पूरा चांचड़ी दो कोई 3 बजे जा रहा है, नींद आ रही, कोई 4 बजे, और रात भर गाना गाया जाता था। चांचड़ी झुमेलो, वाद विवाद होता था, गानों में वाद विवाद, मांगल लगाया जाता था। जेंट्स इधर बैठ के अलग मांगल लगा रहे, लेडीज इधर। आजकल कहाँ मांगल हो रहा है। तो बहुत, क्या बोलूं मैं, बहुत सारी चीजें बताने को, बहुत बदलाव आया है। सर, आप बहुत सारे लोगों के उत्तराखंड में या बाहर भी कहें, बहुत सारे लोगों के यूथ आइडल हैं। तो आपका आइडल कौन है? आप किसे फॉलो करते हैं उत्तराखंड संगीत जगत में, या हो सकता है बॉलीवुड में भी हो, लेकिन आप हमें बताइए, जरूर जानना चाहेंगे दर्शक भी कि आपका कौन है जिसे आप फॉलो करते हैं। कि मैं सूफी गाने को पसंद करता था, और वो भी नुसरत फतेह अली खान जी के, उनके गानों को मैं सुनता, और मैं गाता भी था कॉलेज में। उसके बाद जब मैं सूफी गाने के टच में, तो गुलाम अली खान साहब के गजल बहुत अच्छे लगने लगे। फिर उनकी गजलें भी मैं काफी सुनने लगा। फिर धीरे धीरे कैलाश खेर जी आए, फिर कैलाश खेर जी मुझे अच्छे लगने लगे। तो मतलब इन तीनों के अलावा मैंने हिंदी में बहुत कम लोगों को सुना है। और बात करें आप उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में मैंने बचपन से जो आवाज सुनी, जिस आवाज के पीछे मैंने अपनी आवाज दी, और जिसकी वजह से मैं आज इस इंडस्ट्री में हूँ, जिनके गीतों को सुन के और उनकी भावनाओं को, उनकी जो फीलिंग्स को अपने अंदर कैप्चर करते हुए मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूँ, वो केवल नेगी जी हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी। और इस इंडस्ट्री में पहली कॉल उन्हीं की आई थी मुझे कि बुला कि महिपाल, मैंने तेरा गाना सुना ओरे सांगली में, बहुत अच्छा गाता है, हमने एक हिमालयन फिल्म्स कंपनी खोल रखी है, हम चाह रहे हैं कि आप हमारे लिए भी गाएं। और घुघुती तक लास्ट तक मैं वहीं गाता रहा। बट यही है नेगी जी के, मुझे जो लिखते हैं, जब वो गाते हैं वो तो अलग चीज है, मेरे को उनकी लेखनी बहुत पसंद है। लेखनी बहुत पसंद है, और उस लेखनी में जो वो भाव व्यक्त करते हैं, एक एक शब्द के साथ खेलते हैं, वो मुझे पसंद है। मतलब अगर आज मैं कोई शब्दों को फील देता हूँ तो मतलब वहीं से सीखा है। तो गाइस, मैं आज के लिए इतना ही, ये इस इंटरव्यू को हम रिव्यू कर रहे हैं, और इससे हम क्या समझे हैं, इससे हम क्या सीखे हैं रिगार्डिंग उत्तराखंड एंड उत्तराखंड म्यूज़िक इंडस्ट्री, या एक एज अ सिंपली आप म्यूज़िक प्रोफेशन अगर आप सोच रहे हैं, तो यही है कि सबसे पहले तो किशन महिपाल सर जी की मुझे एक सरलता होती है, वो बहुत मुझे अच्छी लगी। इससे इंटरव्यू से मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि किशन महिपाल सर जी क्या कहना चाह रहे हैं, किस स्थिति में उत्तराखंड इंडस्ट्री अभी है, और वो उन्होंने क्या सीखा अपनी लाइफ में। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया। और लेसन्स अब की मैं अगर बात यही कहूँ तो पहले वो यही है कि आप जो है, देखिए, आप
म्यूज़िक की नॉलेज बहुत अच्छी रख सकते हैं, बड़े बड़े संगीतकारों से म्यूज़िक की नॉलेज ले सकते हैं, बट अगर आपको एक पहाड़ी इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश करना है खुद को, तो बात म्यूज़िक की नहीं है, आपको म्यूज़िक क्रिएशन में भी ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे लिरिक्स में, शब्दों में, उसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो किस बात को दर्शा रहे हैं, क्या महसूस करा रहे हैं अपने ऑडियंस को इस चीज़ की, और इसकी इंटेंशंस आपको म्यूज़िक लिखने से पहले बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। सर ने एक और अच्छी, बहुत ही बेहतरीन टिप दी कि कैसे आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं एज अ पहाड़ी म्यूज़िशियन, और या किसी भी क्षेत्र का अगर आप म्यूज़िक गाना चाहते हैं, पहले आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे रहिए, वहाँ के कल्चर को सीखिए, क्योंकि उसी से लोग आपके गानों को महसूस करेंगे, लोग आपके गाने को कनेक्ट कर पाएंगे। तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो वो यही है कि सब कुछ आप ट्रेंड के साथ चलिए, बट उसमें आप कुछ अपना योगदान भी दीजिए। इंटरव्यू का लाने का मकसद यही था इस रिव्यू का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़रूरी है, अगर फॉर एनीवन एज अ म्यूजिशियन अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, या एक एज अ व्यूअर के लिए आपको पता होना चाहिए, या आप सीख रहे हैं म्यूज़िक तो आपको ये इसके प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो आज की वीडियो में आपको बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और कीप लिसनिंग पहाड़ी म्यूज़िक, कीप लिसनिंग म्यूज़िक। थैंक यू एवरीवन।